नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। आज मैं ऐतिहासिक लम्हे से आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं, जिसकी बदौलत आज पूरा भारत इस मुकाम पर खड़ा है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि की बेला थी। वो स्वतंत्रता की सुइयां मजबूत कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ आधुनिक भारत के शिल्पकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सबसे बड़े पैरोकार पंडित जवाहरलाल नेहरू नियति से साक्षात्कार कर रहे थे। गौर फरमाइए उस साक्षात्कार के सार तत्व पर। बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब उस वादे को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक पूरा करने का वक्त आ गया है। आज जैसे ही घड़ी की सुइयां मध्यरात्रि की घोषणा करेंगी, जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आज़ादी की करवट के साथ उठेगा। नियति के साथ हिंदुस्तान ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। देश आज़ाद हुआ, गुलामी की बेड़ियां टूट टूट कर बिखर गई। देश के नौनिहाल खुली फिजा में परवाज भरने लगे, लेकिन देश के शहीद सपूतों ने आज़ादी के जो सतरंगी स्वप्न देखे थे, स्वतंत्र भारत की जिस सूरत और सीरत का खाका खींचा था, उसका क्या हुआ? क्या आज़ादी के मायने यही हैं जिससे आज हम रोज़ पूरे भारत में रूबरू हो रहे हैं? बोलने पर पाबंदी, लिखने पर पाबंदी, प्रदर्शन पर पाबंदी, पत्र पत्रिकाओं पर पाबंदी, टीवी अखबार पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर पाबंदी, सामाजिक संस्थाओं पर पाबंदी, आपसी भाईचारा निभाने पर पाबंदी, हर उस चीज़ पर पाबंदी जिसे इस तानाशाही सरकार ने जोर और जुल्म पर किसी तरह का खलल पड़ता हो। हाथ में हथकड़ी लेकर सरकार स्वतंत्रता की बात कर रही है, पर काट कर पक्षी को पिंजरे से आज़ाद कर रही है। वो एक लाइन है, वो जो कातिल था वही मेहदी मसीहा बन गया, ऐसी दोहरी शख्सियत का आदमी देखा नहीं। सितम की इंतहा अभी आना बाकी है दोस्तों, लेकिन उसका ट्रेलर हम पिछले 7 साल से देख रहे हैं। आज़ादी के मायने और मतलब अब वो नहीं रह गए जो साल 2014 से पहले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि इस मौके पर मेरा आपसे एक आग्रह है, स्वतंत्रता के सच के लिए संघर्ष कीजिए, असली आज़ादी के लिए उद्घोष कीजिए, आवाज़ उठाइए। ये मत सोचिए कि कौन आपके साथ है, कौन अपनी हदों में कैद है। बस आप असली आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और कहिए इस सरकार से, नेज़े पर रखकर सिर मेरा और बुलंद कर दुनिया को एक जलता चिराग तो दिखाई दे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी ICHR द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी ICHR की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकाला जा सकेगा। उन्होंने अपने फेसबुक पर इस मैटर पर नेहरू जी के जीवन के जुड़े कई तस्वीर साझा करते हुए कहा कि देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकालोगे। कांग्रेस समेत कई अन्य दल के नेताओं ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी तस्वीर में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय और वीर सावरकर के चित्र हैं, लेकिन नेहरू की तस्वीर नहीं है। सच ये है कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। आज उसी पर हम चर्चा के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, चंडीगढ़ में, जिस शहर को पंडित नेहरू ने बनाया था, उस वक्त बनाया था और आज भी वो खूबसूरत शहर के नाम से जाना जाता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस शहर से वाकिफ़ हैं, जुड़े हैं। वो अपने विचार बताएंगे पंडित नेहरू के, जो इस चंडीगढ़ शहर को, खूबसूरत शहर को उन्होंने बनाया। जब आप सड़कों पर चंडीगढ़ में गुजरेंगे तो आपको हर जगह पंडित नेहरू के जो हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस पूरे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर घनश्याम देव, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और उन्होंने पंडित नेहरू के बारे में किताब लिखी है। युवा नेता मनीष बंसल हैं, जो कि यहाँ की राजनीति को अच्छी तरह से, बेहतरी तरीके से जानते हैं और पूरे शहर को बचपन से देखा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चावला हैं और वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला। नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे समय में
आजादी के सबसे बड़े कर्णधार रहे देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर को भारत सरकार के द्वारा गायब कर दिया गया। ये सचमुच में हमें एक अचंभा होता है जब ऐसी शख्सियत जिसने देश को बनाने का काम किया और आज हम जिस सुंदर शहर चंडीगढ़ में बैठे हैं, जिसकी नींव रखने का काम किया, उस जवाहरलाल नेहरू को इतिहास से मिटाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे में मैं कुछ साथियों के साथ यहाँ पर सुभाष चावला जी जो चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अजय शुक्ला जी जो एडिटर इन चीफ आए इंडिया न्यूज़ टीवी के, प्रोफेसर घनश्याम जी जो कि डीएवी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, और मनीष बंसल जी जो कि एक उभरते हुए युवा नेता हैं चंडीगढ़ के। उन लोगों के साथ आज चर्चा करूंगा कि किस तरह से ये सरकार नेहरू जी के योगदान को भुलाने में लगी हुई है। नेहरू जी, जैसा मैंने अपनी पहले बात में बताया कि वो शख्सियत हैं जिन्होंने सुंदर चंडीगढ़ शहर का सपना देखा और एक पहला सर्जेंट मॉडर्न इंडिया का जो एक सिंबल है उस शहर को यहाँ पर बनाने का काम किया। और आज चंडीगढ़ विश्व के खूबसूरत शहरों में माना जाता है और बहुत सी ऐसी चंडीगढ़ के अंदर चीजें हैं जो देखने लायक हैं। उस नेहरू को भुला देना कहां तक ठीक होगा, ये मैं चर्चा का हमारा विषय है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर घनश्याम के पास जाऊंगा जो कि हमारे डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो इसके बारे में अपने विचार रखेंगे। प्रोफेसर घनश्याम। थैंक यू लक्की जी, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू INC चैनल ये ऐसा एक मौका प्रदान करने के लिए। तो अगर हम इंडिया की स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें या वैसे इंडिया के जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी बात करें, तो मेरे ख्याल में महात्मा गांधी के बाद दूसरी कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है जो नेहरू जी के कद की हो सके। ऐसा कमाल का कम्बिनेशन है इस व्यक्तित्व में। आप बचपन से शुरू हो जाइए। नेहरू जी के बचपन में एक कितना प्यार का सुमेल मिलता है। एक साइड में तो किचन में माता स्वरूप रानी है, तो उनको वो हिंदुस्तान की बहुत जो हमारी रिच हेरिटेज है, रिच संस्कृति है, उसके बारे में जानू करा रहे हैं। और साथ में उनके घर में जो यूरोपियन गवर्नेंसेस हैं वो उनको मॉडर्न वेस्टर्न वैल्यूज़ दे रही हैं। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द कम्बिनेशन, रिच इंडियन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। यहाँ से उनका बचपन स्टार्ट होता है। फिर उनकी एजुकेशन, जो ट्रिनिटी एंड हैरो में उनकी एजुकेशन होती है। एजुकेशन के बाद जब वो नेशनलिज्म में अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आके कूद पड़ते हैं, तो कमाल का किस्सा है। जब वो कहते हैं मोतीलाल नेहरू जी क्यों कि मैं फ्रीडम स्ट्रगल में जाऊंगा, तो पूछते बेटा जेल जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, जेल जाऊंगा। कहते आप इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी है, जेल में पत्थरों पे सोना पड़ता है। तो लिटरली सच में जवाहरलाल नेहरू ने 3 दिन उनको सो के बताया ईंटों के ऊपर घर के पिछवाड़े में, और वही खाना खाया जो जेल में मिलता है। देन उन्होंने बोला कि अब आप जा सकते हो। तो 9 साल से ज़्यादा समय जेल में रहना, 10 बार जेल में जाना और मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ना, वहाँ के बैठ के दुनिया की 3 बेहतरीन किताबें, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये ऐसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या कमाल की लाइन लिखते हैं कि मेरे को रात को सपने आते हैं मैं घोड़े पे चढ़ा हुआ, हाथ में तलवार में अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा हूँ। एक साइड में तो राष्ट्र का इतना ज़्यादा प्रेम, लेकिन साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उतना ही। अगर आप बहुत बड़े नेशनलिस्ट होते हो, जैसे हिटलर है, तो नेशन में तो बहुत बड़ा लीडर बन जाता है, लेकिन बाहर से तो गालियाँ पड़ती हैं। नेहरू जी के केस में जितने पॉपुलर वो नेशनल राष्ट्रवादी लीडर हुए, उतने पॉपुलर ही वो अंतर्राष्ट्रवाद में भी आए। कहते ठीक है, मेरा हिंदुस्तान सारा जहाँ से अच्छा है, लेकिन दूसरे भी बुरे नहीं हैं। मैं राष्ट्रवाद का प्रेमी हूँ, मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, रात को सपनों में घोड़े पे चढ़ के घूम रहा हूँ राष्ट्रवाद के लिए, लेकिन दुनिया भी अच्छी है। अगर हमारा दुनिया डिस्टर्ब है तो हम भी डिस्टर्ब हैं। तो उन्होंने ऐसा सुमेल किया राष्ट्रवाद में। अब देखिए, मेरा ख्याल 2 मिनट ले सकता हूँ मैं अभी। उनकी लाइफ में इतने अच्छे, जैसे ब्लेंडिंग कहते हैं आजकल, इतने अच्छा ब्लेंड किए हैं कि बचपन में इंडियन संस्कृति और साथ में वेस्टर्न वैल्यू, उसके बाद में राष्ट्रवाद, उसके साथ अंतर्राष्ट्रवाद। फिर जब देखते हैं कि अभी हम बात करते हैं आज़ादी की, नेहरू जी का योगदान, जब मैंने कहा कि गांधी जी के बाद सबसे बड़े कद के नेता, 10 बार जेल में,
आपको पता होगा, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, कि 26 जनवरी 1950 को ही हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। हमारा संविधान तो तैयार हो गया था 1949 में। 26 जनवरी 1930 में एक बहुत बड़ा काम हुआ था, पूर्ण स्वराज्य। उससे पहले हम लोगों ने कभी पूर्ण स्वराज्य नहीं मांगा था। हम रिफॉर्म्स मांगते थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में ये रेजोल्यूशन पास होता है और 172 जो मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स थे वहाँ सेंट्रल प्रोविंस के, उससे रिज़ाइन करके आते हैं और पहली बार झंडा फहराया जाता है, तिरंगा, और पूरे देश में मैसेज दिया जाता है कि आज हम छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगेंगे, आज हम पूर्ण स्वराज्य मांगेंगे। तो उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय फील्ड में भी उन्होंने क्या अच्छा स्मेल किया। और उस समय पे समाजवाद और कैपिटलिज्म दो चल रहे थे। नेहरू जी 1927 में जब जाते हैं रशिया, तो वहाँ के आने के बाद एक स्टेटमेंट देते हैं कि द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ बिकम क्लियर टू मी ओनली आफ्टर विजिटिंग रशिया। रशिया को विजिट करने के बाद आज मुझे पता चला है कि आर्थिक विकास होता गया। उसी लेवल पे उन्होंने 5 ईयर प्लान और उसी लेवल पे प्लानिंग कमीशन बनाया, जिसको आजकल चेंज करने की भी बातें करी जाती। अगर 5 ईयर प्लानिंग नहीं होती तो हम कहाँ होते। और सबसे बड़ी बात जो हमारी डेमोक्रेसी को इतना बड़ी नींव दी है, 70-80 देश आज़ाद होते हैं 1945 के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। कितने देशों में डेमोक्रेसी बची? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के आप देश गिन लीजिए, 70, 80, 60, 70 जितने भी हैं, हिंदुस्तान ओनली। वाई? उसका आंसर तो क्लियर है। जनरल जिया खान का बेटा एक बार इंडिया में आया था, अली जिया खान, तो उसको प्रेस ने एक सवाल पूछा कि आप देखिए पाकिस्तान में तो कोई डिफरेंस है नहीं, सारे आप इस्लामिक हो, फिर भी वहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं हुई, हमारे पास कैसे होगी? हमारे तो डिफरेंसेस बड़े हैं, हज़ारों जातियाँ और बहुत सारे धर्म हैं, इतनी भाषाएं हैं। तो उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। उसका जवाब था कि आपके पास जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे पास नहीं थे। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जवाब और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वो भी एक पाकिस्तान के जनरल के पुत्र से आता है। तो नेहरू की बातें करने के लिए मेरे को तो आप दो तो मैं तो 10 दिन लगातार बोल सकता हूँ। चांद जी, आपके धन्यवाद आपका। बड़ी डिटेल्ड ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर आपने जो है एक नेहरू जी की जीवन पर आपने प्रकाश डाला। आपने बताया किस तरह से उनकी हिस्टोरिकल जर्नी, किस तरह से उनका इंटेलेक्ट लेवल था, किस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, और किस तरह से आपने बताया कि उन्होंने स्ट्रगल भी किया। और मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज ऐसी एक शख्सियत को, ऐसे एक साथी को, ऐसे हमारे देश के नेता को देश के जो मैं समझता हूं इतिहास में से मिटाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे युवा नेता मनीष बंसल जी भी हैं। मनीष बंसल जी हमारे आदरणीय जो चंडीगढ़ से सांसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, और जिनका जैसे नेहरू जी का योगदान रहा है चंडीगढ़ को एक यहाँ पर स्थापना करने में, पवन बंसल जी जो कि आज के समय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो ट्रेजरर भी हैं और बहुत सीनियर लीडर भी हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, उनका भी एक अहम योगदान है। अगर मैं 3 व्यक्तियों का नाम चंडीगढ़ में लेना की सोचूं कि किन 3 व्यक्तियों का चंडीगढ़ के अंदर योगदान रहा है चंडीगढ़ को बनाने का, तो पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने एक सपना भी देखा एक ऐसे मॉडर्न रिसर्जेंट वाइब्रेंट शहर का जो चंडीगढ़ है। दूसरे थे कैरों जी जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, जिन्होंने यहाँ पर लोगों को बसाने का काम किया। यहाँ से लोगों को उस समय कहते हैं कि जबरदस्ती लोगों को यहाँ पर प्लॉट काट कर दिए गए, आर्मी ऑफिसर्स थे और लोग थे, ताकि चंडीगढ़ के अंदर लोग बस सके। और तीसरा, अगर मैं आज कहूँ मॉडर्न समय के अंदर अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो वो पवन बंसल जी हैं, क्योंकि पवन बंसल जी यहाँ से लगातार कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उन्होंने चंडीगढ़ के बारे में एक सपना देखा, जो नेहरू जी का सपना देखा था, उसको साकार करने की एक सार्थक कोशिश की। और वो क्या कोशिश थी? वो कोशिश थी कि यहाँ पर उन्होंने जो है नगर निगम का निर्माण किया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंट्रोड्यूस की चंडीगढ़ के अंदर। आज सैकड़ों चंडीगढ़ के वासी इस बात से मेरे मुत्तफिक होंगे कि कितने सुंदर पार्क शहर में बनाए गए, मार्केट्स की डेवलपमेंट की गई, मॉडर्न स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए, और साथ ही साथ उन्होंने कॉर्ब्यूजर की जो एक सोच थी, एक इसकी हेरिटेज वैल्यू को मेंटेन करने की, वो भी खराब नहीं होने दी। बहुत से ऐसे काम हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट का निर्माण, ऐसी बहुत सी चीज़ों का काम किया। पीजीआई के अंदर और चीज़ों के अंदर बंसल जी का योगदान है। तो जहां आज हम नेहरू जी को याद कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये तर्कसंगत नहीं होगा कि अगर हम पवन बंसल जी का नाम ना लें, क्योंकि उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो चंडीगढ़ की विकास के अंदर है। मैं मनीष बंसल जी, क्योंकि
पवन बंसल जी के सपुत्र भी हैं और एक उभरते हुए युवा नेता भी हैं और अपने पिता को बहुत करीब से इन्होंने काम करते हुए देखा है। बहुत से चुनावों के अंदर भी ये बहुत सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है और बंसल जी के जैसे एक पुत्र एक पिता के साथ साये की तरह रहता है, उस तरह इन्होंने एक अच्छा जो है प्रभाव अपना युवाओं के चंडीगढ़ के अंदर छोड़ा है। मैं मनीष बंसल जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं नेहरू जी को, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, आपको क्या अच्छी बातें सामने नजर आती हैं एक यंगस्टर के तौर पर? जैसे एक विजनरी थे नेहरू जी, आपको उनसे क्या सीखने को मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है? दूसरा, बंसल जी का तो मैंने बता ही दिया, वो आपके पिता हैं, वो आप उसके बारे में बताना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बाद में चावला जी, क्योंकि वे भी यूथ कांग्रेस के चंडीगढ़ के अध्यक्ष भी रहे हैं, आज में वर्तमान समय में हमारे चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान हैं। बंसल जी के साथ इन्होंने बड़ा अच्छा एक जीवन के अंदर एक राजनीतिक सफर तय किया है। तो जहां आज हम नेहरू जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है चंडीगढ़ की, बात हो रही है नेहरू जी की, बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने आज चंडीगढ़ को बनाने का काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को देश के नक्शे कदम से या देश के इतिहास से मिटाना चाहती है? और अगर मिटाना चाहती है तो आप जैसे बुद्धिजीवी, जो आप जैसे लोग हैं, जो समाज के अंदर एक अच्छी पोजीशन रखते हैं, वो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी कि इस चीज को रोका जा सके? मनीष बंसल जी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्की जी। मैं आईएनसी टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आज ऑर्गेनाइज किया और मुझे आपके बीच में यहाँ पे मौजूद होने का ये अवसर भी प्राप्त किया। जैसा कि हम जानते हैं, जो आज का विषय है नेहरू जी को लेके, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेरा ये मानना है कि शायद ये स्टेटमेंट उनके लिए छोटी है। ही वॉज मच बियॉन्ड दिस, ही वॉज मच बिगर देन दिस। अगर आप नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन देखें तो शायद इकोनॉमिक स्फेयर पे देख लीजिए, सामाजिक में देख लीजिए, हर जगह किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, हमें आज के दिन कंट्री में नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन हर जगह दिखाई देती है। मेरे हिसाब से तो नेहरू इज़ वे ऑफ लाइफ, एक सोच भी है, एक जीने का नज़रिया भी है। और जितना ही आप नेहरू जी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा जानते हैं, उतना ही शायद और पढ़ने और जानने का मन करता है, क्योंकि जो उनकी टीचिंग्स थी, जो 70 साल पहले, 80 साल पहले उन्होंने लिखी, उन्होंने बताई, वो आज हमारे सामने जीवित हैं। और पता लगता है कि ऐसे एक फ्यूचरिस्टिक पर्सन की जो सोच थी वो देश में आज भी कितनी ज़रूरी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर शायद किसी को यकीन नहीं था, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने भी पहले बताया, कि भारत एक जो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग प्रांतों में लोग रहते थे, कि एकजुट कैसे रहेगा, कैसे बनेगा। उस समय नेहरू जी की वो जो एश्योरेंस थी कंट्री को, उन्होंने एक होप दी, क्योंकि उनको भारत में विश्वास था, भारत के लोगों में विश्वास था और भारत के लोगों को नेहरू जी में विश्वास था। जो उन्होंने उस समय एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी, वो जानते थे कि भारत तभी ग्रो कर सकता है अगर एक साइंटिफिक फेज में, साइंटिफिक वे में वो आगे चले। जो उस टाइम पे उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन कंट्री को जो थी, वो मैं कहूँगा डेमोक्रेसी थी। उन्होंने देश को डेमोक्रेसी दी। इलिटरेसी होने के बावजूद, पॉवर्टी होने के बावजूद, अगर देश सस्टेन कर पाया डेमोक्रेसी, प्रोफेसर साहब की बुक में बड़े अच्छे से ये लिखा है, वो सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी करके हो पाया। उनकी सोच सिर्फ इस चीज़ तक लिमिटेड नहीं थी। अगर आप आर्थिक व्यवस्था की भी बात करें, ये उन्हीं की सोच थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए। वो जानते थे कि देश में सरकार को भी लोगों के बीच में मौजूद रहना है, प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करना है। अगर कम्युनल फोर्सेस को भी कोई रोक पाया डेवलप होने के लिए, आगे आने से कंट्री में, तो वो भी शायद नेहरू जी ही थे जो रोक पाए। उनको, वो नेशनलिस्ट थे, बट जो नेशनलिज्म की जो बारीकियां आज के दिन हमें सुनने को मिल रही है, उससे दूर थे। वो जानते थे कि देश में राजनीति को धर्म से मिक्स नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि जो हमारा देश इतने साल एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में आगे आया। उन्होंने इस इंडिया तो के अलावा बाहर भी, मैं ये पढ़ के समझता हूँ, जानता हूँ, जो सबसे बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने वर्ल्ड में रेसिज्म, कॉलोनी सिस्टम, अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। नेटो में वो इतने आगे थे क्योंकि उनको था कि भारतवर्ष अपने कदमों पे खड़ा होए, अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए, अपनी एक इमेज वर्ल्ड में बनाए।
और जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि चंडीगढ़ तो बना ही उन्हीं का है, चंडीगढ़ तो देन ही उन्हीं की है। और आज तक आज़ादी के 75 साल हो गए, ऐसा शहर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। एक नेहरू जी की चंडीगढ़ को ऐसी देन है। और जिस व्यक्ति की छाप हर दिल में हो, हर मन में हो, उसकी तस्वीर हटाने से कोई भुला नहीं सकता। और दो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में, पहले महात्मा गांधी जी और दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी। कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कोई उनका नाम इतिहास से मिटा नहीं सकता। बल्कि आज के दिन, इस ज़माने में हमें ज़रूरत महसूस होती है कि ऐसा स्टेट्समैन अगर आज के दिन होता तो भारत शायद किसी और बुलंदी पर होता। और खास करके जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है हमारे कंट्री के लिए, हम सब उसको जानते हैं और हमें उसी विजन को लेके आगे चलना चाहिए। मैं इस समय यही आपसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मनीष जी, बड़े अच्छे विचार आपने रखे और बताया किस तरह से नेहरू जी ना सिर्फ एक स्टेट्समैन थे, बल्कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है उसको भुलाया नहीं जा सकता इस देश के अंदर। हमारे बीच में भाई अजय शुक्ल जी भी हैं, जो कि बहुत ही एक प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं और साथ ही साथ जिनके आर्टिकल्स भी पल्स के नाम से जो है हम पढ़ते रहते हैं, विभिन्न समाचार पत्रों में भी उनके लेख छपते रहते हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बहुत से ऐसे कार्यक्रम हम देखते हैं कि वो खुद जब मॉडरेटर बन के हमारे खुद को यहाँ पर हमें ग्रिल कर रहे होते हैं, विभिन्न सवाल पूछ रहे होते हैं चंडीगढ़ की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, चंडीगढ़ की खूबसूरती के बारे में और देश के इतिहास के बारे में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये उस प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, जहाँ से नेहरू जी रहे हैं और उस शहर के बारे में, इलाहाबाद के बारे में भी इनको बहुत नॉलेज है, बहुत समझ है और देश की राजनीति की सही मायने में पल्स को समझते हैं। तो अजय भाई, मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा, एक पत्रकार होने के नाते, एक इंडिपेंडेंट सोच रखने के नाते, नेहरू जी इतना बड़ा व्यक्तित्व, देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनकी इस देश के अंदर अथाह कंट्रीब्यूशन थी, मैं समझता हूं कि बहुत कुछ किया। आप अपने नजरिए से बताइए कि इस समय जो देश के हालात बने हुए हैं, जो राजनीति जिस तरीके की चल रही है, जिस तरह से कोशिश हो रही है कि नेहरू के नाम को खत्म कर दिया जाए, जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी गलती की वो नेहरू ने की, जो भी बुरा काम किया वो नेहरू ने किया या कांग्रेस पार्टी ने किया, जो भी अच्छा काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन आपसे जानना चाहता हूं नेहरू जी की शख्सियत के बारे में, क्योंकि आप एक बड़े जाने माने पत्रकार हैं, विभिन्न विषयों पर समझ रखते हैं। उम्मीद है कि आप हम सबको, जितने हमारे दर्शक INC टीवी के हैं, वो उनको सबको आप इसके बारे में एक अच्छा जो है प्रकाश उनकी जीवनी के बारे में डाल सकें। अजय भाई। धन्यवाद, INC टीवी का धन्यवाद, आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक ऐसे विषय पर चर्चा को मिला है जो मेरा सबसे प्रिय विषय है। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। एक तो मैं उस शहर से आता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर वकालत करते हैं और मेरे ग्रैंडफादर का जो वकालत में बस्ता हमारे यहाँ कहा जाता है कानपुर में, तो जो बस्ता है उसके साथ वाला ही बस्ता मोतीलाल नेहरू जी का होता था, जहाँ से उन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी। मैं उस शहर में संपादक रहा हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का, जिस शहर में मोतीलाल नेहरू ने जन्म लिया। मेरी पहली, जब मैं पैदा हुआ उस दौरान मैं सुनता था, मेरे फादर की जो सांसद होती थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो नेहरू जी की बहन थी। मैं जब पैदा होने के बाद में अपने फादर के साथ में पहली पोस्टिंग में फादर के साथ में रहने गया, तो इलाहाबाद गया, आनंद भवन मैंने पहला विजिट किया। नेहरू जी की विरासत के लिए जो उनकी वसीयत लगी है वो कानपुर के फूलबाग पार्क में लगी हुई है। तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे लिए बहुत प्रिय विषय था। और मैं उस लखनऊ में पला बढ़ा और आगे बढ़ा जहाँ से मैंने पत्रकारिता शुरू की, जहाँ की जेल में मोतीलाल नेहरू जी बंद रहे और फिर उनका निधन हुआ वहीं अस्पताल में, जेल के अस्पताल में। तो क्षमा करें, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है इसलिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नेहरू के लिए जो सबसे बड़ा, एक लाइन में यदि कहा जाए कि क्या कहा जाए हिंदुस्तान में कि नेहरू का क्या योगदान है, तो मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को हिंदुस्तान के सुबह उठकर भगवान से पहले नेहरू की प्रतिमा के चरण धुलने चाहिए और उसका चरणामृत लेना चाहिए। अब कोई कहेगा ये मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, इसके पीछे वजह है। उन्होंने जो नवीन मंदिर की नींव डाली वह इस हिंदुस्तान में कोई न कर सका है, ना भूतो न भविष्यत।
147 डैम बनाए। 147 में से जो हिंदुस्तान के 5 बड़े डैम हैं, एक को मैं समझता तक शायद उनका बनाया नहीं है, टिहरी डैम, लेकिन जब मैंने टिहरी डैम की हिस्ट्री भी देखी तो पता चला वो भी नेहरू जी ने ही बनाया था, उन्होंने शुरू किया था, और उसका पहला जो छोटा डैम बनाया था उन्होंने ने बनाया था। भाखड़ा डैम सबको पता है चूंकि हम इस रीजन में रहते हैं। इसके अलावा चाहे नागार्जुन डैम हो, चाहे हीराकुंड डैम हो, या कहीं पर भी आप चलाएं, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जिस समय नेहरू ने इस देश की बागडोर संभाली थी, देश आज़ाद हुआ था, हमें वो लुटा पिटा देश मिला था, वो भूखमरा देश मिला था, जहां हमारे पास रोटी खाने को नहीं थी। अनाज, सड़ा अनाज अमेरिका से आता था और उस अनाज से हमारे लोग अपना पेट भरते थे, और फिर इस देश में महामारी का दौर चला था, लाखों लोग मरे थे। आज भी कोविड में उतने लोग नहीं मरे हैं, उससे बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, और आबादी बहुत छोटी थी, 36 करोड़ थी। उस स्थिति में नेहरू ने इस देश को संभाला। हमारे पास में किसी भी काम को करने के लिए पैसा नहीं था, खजाना खाली था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के सारे आंकड़े कहते हैं। उस स्थिति में नेहरू ने इस देश को संभाला था। तो पहली प्राथमिकता थी कि हर व्यक्ति के पेट में खाना पहुंच जाए जिससे वो जीवित रह ले, उसको पानी मिल जाए पीने को जिससे वो जीवित रह ले, उसके बाद उसे काम मिल जाए जिससे वो कुछ कामगार बन जाए, कुछ आगे बढ़े। इस देश को ग्रोथ की ज़रूरत थी उस वक्त में। जैसा कि मनीष जी ने बताया, प्रोफेसर साहब ने बताया कि उन्होंने जो सोशियो इकोनॉमी का जो फार्मूला पेश किया वो वर्ल्ड के लिए हिस्ट्री है, वर्ल्ड के लिए हिस्ट्री। वैसा कुछ नहीं था। उन्होंने गुट निरपेक्ष देशों की एक अलग श्रृंखला बना दी। आज भी पूरा विश्व उससे बाहर नहीं हो पाता है जो उन्होंने बना दिया। आज भी विदेश नीति उनके हिसाब से चलती है। नेहरू ने ये देखा कि यदि हम इधर जाएंगे तो ये फायदे ये नुकसान है, इधर जाएंगे ये फायदे हैं ये नुकसान है। हमारे कंट्री को सिर्फ फायदा चाहिए, नुकसान नहीं। और इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्ष देशों की एक श्रृंखला तैयार की और जिसकी अगुवाई की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी, और उन्होंने हमारे देश का परचम आगे बढ़ाया, कई जगह राजदूत रहीं। तो किस तरह से उनके परिवार ने और उन्होंने मिलकर के किया, मैं चंडीगढ़ तक सीमित कर दूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। हालांकि उस वक्त में एशिया का पहला प्लांट सिटी चंडीगढ़ उनकी अपनी देन है। उन्होंने ही गांधीनगर का भी शिलान्यास किया था, आगे इंदिरा जी ने और सबने उसे आगे बढ़ाया और प्रोजेक्ट को आगे किया। आज भी हिंदुस्तान में एक भी और डिस्ट्रिक्ट उस तरह का न बन सका है, न मुझे बनता दिख रहा है। एक अमरावती के लिए कुछ प्रयास किए गए थे, वो भी नहीं हो पाया है। इसके बाद में मैं जब बात करूंगा नेहरू पे ही, तो नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने वो जो महामारी का दौर था, टीकाकरण के लिए वो फैक्ट्रियां लगाई, सरकारी सेक्टर में लगाई, जिससे कि हर व्यक्ति को टीका लग सके और वैक्सीन फ्री मिलती है, ये नारा न बताना पड़े, ये न कहना पड़े। वैक्सीन फ्री ही मिलती है और फ्री ही लगी। आज तक हम सब बैठे हैं, सबको वैक्सीन लगी है। कभी किसी सरकार ने नहीं कहा कि वैक्सीन फ्री लगती है, लेकिन नेहरू की वैक्सीन बताना नहीं पड़ता था, वो फ्री ही आज तक लगती है। उसके बाद में नेहरू ने देखा कि हमारी एग्रीकल्चर कैसे आगे बढ़ेगी। उनका बिजली का भी हमने जनरेशन का कर दिया, हमने पानी का भी कर दिया, अब हमें इसके लिए खाद चाहिए। उन्होंने NFL स्थापित कर दी, नेशनल फर्टिलाइजर्स। उन्होंने दूसरी और चीजें कैसे उत्पादन बढ़े, हरित क्रांति ला करके खड़ी कर दी। उन्होंने जब देखा पाकिस्तान से हमें तुरंत आते ही, आज़ाद होते ही युद्ध का सामना करना पड़ गया और स्थितियां खराब हुई, उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चेन खड़ी कर दी, जिससे कम से कम इतना गोला बारूद हम बना सके कि हमें भीख ना मांगनी पड़े। जो बड़े हथियारों के लिए जरूर हमें बाहर जाना पड़ा, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थे। कैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिस्ट हमारे अपने हो जो राष्ट्र के लिए काम करे? उन्होंने IIT की श्रृंखला खड़ी कर दी। उन्होंने देखा कि इस देश में लोग मर रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। उन्होंने एम्स जैसा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, जो आज भी भूतो न भविष्यत,
एक भी एम्स और कोई नहीं बना सका। जो उसके समांतर बनाने की कोशिश की गई वो भी आज तक चालू नहीं हो सके हैं, और जो चालू भी हुए हैं उनके स्तर नहीं। इसके बाद में उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस की पूरी एक श्रृंखला बनाई। उसके बाद में आप आगे बढ़िए, उन्होंने एग्रीकल्चर को, दुग्ध क्रांति को, इसको बढ़ावा दिया, जिससे किसान सिर्फ अकेले अनाज पैदा करके जीवित नहीं रह सकता है, उसको साथ में कुछ आय के दूसरे साधन चाहिए। तो उन्होंने दुग्ध उत्पादन की दिशा में काम किया। जो उसका सहयोगी वो बने पशुपालन, गाय पालन। गाय को सबसे पहले संरक्षित करने और बचाने के लिए नेहरू जी लेकर के एक्ट आए और गौ रक्षा का प्रावधान बना। नेहरू जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने किसान की संरक्षा और उसकी आय को सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी का सिस्टम लॉन्च किया। और नेहरू जी ही वो थे जिन्होंने आईआईटी, एम्स, गेल, भेल, सेल, ये सारे प्रोजेक्ट खड़े किए, जिससे कि इस देश के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, और तमाम विभाग गठित करे। आज हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, सबसे पहला अंतरिक्ष प्रोग्राम नेहरू जी ने लॉन्च किया। आज आप हिंदुस्तान के अंदर जो भी एक बड़ी चीज देखते हैं वो उनका बनाया हुआ है, चाहे पीएसयूज हो, चाहे उसके अलावा बाकी चीजें हो। इसके बाद में हमारा धन को कैसे संरक्षित किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके लिए बैंकिंग सिस्टम को सुधारने का काम किया, जिसे आगे चल के इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण करके एक उसको पूर्ण संरक्षण दिया। आरबीआई को स्ट्रांग किया, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया। सबसे बड़ा काम किया, नेहरू जी को कहा जाता है अति लोकतांत्रिक व्यक्ति। उनको, उनके खिलाफ एक, उनके विरुद्ध गधा बना करके नेहरू जी को, और उनका एक कार्टूनिस्ट छापता है। नेहरू जी शाम को उसे फोन करते हैं, कहते हैं क्या आप इस गधे के साथ एक चाय पीना पसंद करेंगे? ये महानता होती है। कबीरदास जी की उन पंक्तियों को उन्होंने चरितार्थ किया कि निंदक नियरे राखिए कानन कुटिया छवाए। तो उन्होंने जो निंदा करने वालों को थे और ज्यादा आदर देते थे। इसका उदाहरण खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के अंदर कहा है कि जब मैंने नेहरू जी के लिए इस तरह के शब्द और कड़े शब्द कहे, तो उसके बाद में जब लंच का वक्त हुआ तो नेहरू जी ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत अच्छा, अच्छा बोले। इसी तरीके से विपक्ष को चाहिए कि आईना और दिखाना चाहिए। तो ये एक बड़ापन था। नेहरू जी का जब 27 मई 1964 में निधन हुआ, उसके बाद में संसद में बोलते हुए अटल जी ने ही जो शब्द कहे थे वो अपने आप में एक इतिहास है। उन्होंने कहा था वो एक वृक्ष गिर गया है जिसकी छांव में हम पलते थे, वह नेता चला गया है जिससे हम संरक्षण में होते थे। तो आप ये समझ सकते हैं उस व्यक्ति को के लिए पक्ष और विपक्ष नहीं विश्व के नेताओं ने वो किया है। विंस्टन चर्चिल ने अपनी संसद में जब देश आजाद हुआ और उसके बाद में यही कहा था कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का हाल ये होगा, यहाँ इतने भूसा किस्म के नेता होंगे, ऐसे लोग होंगे कि जो हवा पानी भी बेचेंगे। और हमने कोविड के दौरान देख लिया कि आज हवा पानी भी बिक रहा था, लेकिन नेहरू वो नेता था जिसने हवा पानी ही नहीं अनाज भी मुफ्त दिया। हर व्यक्ति के पेट में भोजन पहुंचे और कैसे आगे बढ़े, हर व्यक्ति को रोजगार मिले। मैं शुक्लनपुरवा में शायद हो सकता है वहीं रह गया होता, आज वहीं होता, लेकिन नेहरू जी की उन निष्पक्ष नीतियों और सबके कारण जो हमारे लोगों को रोजगार मिला, उसका नतीजा ये हुआ कि हम आगे से आगे बढ़े और डिफरेंट प्लेसेस में आए। आज विश्व के तमाम देशों में घूमने के साथ साथ आज चंडीगढ़ में भी मैं रह रहा हूँ, तो देखता हूँ कि चीज़ों को लेके किसी की एक फोटो आप हटा करके आप सोचते हैं कि आप बड़े बन जाएंगे, उसका सब चरित्र खत्म कर देंगे, उसकी चीज़ें खत्म कर देंगे, उसका इतिहास खत्म कर देंगे। नेहरू के पांव की धोवन भी कोई एक सिंगल लीडर नहीं हुआ है। इस बात को सबसे बड़ी बात खुद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब नेहरू जी ने लिखा कि आपको मंत्रिमंडल में, और ये खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है, तो कि जब उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल होना है, तो उस पर उन्होंने लिखा था कि आपको महात्मा ने अपना उत्तराधिकारी तय किया है
और आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है इस देश में जिसने इतना बड़ा कुर्बानी दी हो। इस स्थिति में आपके अलावा और कोई डिजर्व नहीं करता, और आपके अशेष जीवन की मेरी सेवाएं आपके अधीन होंगी। इतनी बड़ी बात खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखी है, जिनसे लोग लड़ाने की बात कहते हैं। 1936 की जब पहली सरकार बनती है, उस सरकार में नेहरू जी योजना आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, और उस समय उन्होंने पूरे विश्व में घूम करके इस देश के लिए योजनाएं बनाने का काम किया था। यह अंग्रेजी हुकूमत की बात है। जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, अपने पिता से पुत्र को अध्यक्ष पद, कांग्रेस का अध्यक्ष पद जानने का पहला घटना थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। उस अधिवेशन में पंडित नेहरू अपने पिता से इतर उनके विरुद्ध बोले थे। पिता उनके कहते थे देश को स्वशासन चाहिए, स्वराज चाहिए। पंडित नेहरू ने अध्यक्ष बनते ही कहा नहीं, स्वशासन नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और आज आप उस पूर्ण स्वराज देश में बैठे हैं। नेहरू जी के ही अध्यक्ष के दौरान गांधी जी ने दांडी मार्च किया, जिसके कारण नमक आंदोलन हुआ, आपके सामने है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब देश आज़ादी के पहले भारत में सबसे बड़ी पोस्ट होती थी उपराष्ट्रपति की, नेहरू जी उपराष्ट्रपति भी थे देश आज़ाद होने के पहले। और वो उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति रहते हुए ब्रिटिश क्वीन जो थी, क्राउन था, क्राउन के बाद में सेकंड नंबर पे नेहरू जी थे। उसके बावजूद उनमें लेस मात्रा घमंड नहीं था। लोग ये कहते हैं कि नेहरू जी और सरदार पटेल के बीच में इस बात का ये चुनाव हुआ था कि वो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। झूठ बोलते हैं। चुनाव सिर्फ जो है उसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुआ था, और अध्यक्ष पद का जो चुनाव होता था वो सारे लोग करते थे, लेकिन उस बार सारे लोग नहीं आ पाए थे। इसलिए एक डेलीगेट ने किया था, और डेलीगेट ने ये किया था कि चूंकि नेहरू जी सरकार संभालने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष दूसरा हो जाना चाहिए। लेकिन महात्मा ने कहा कि इस समय देश की हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित होनी चाहिए। तो नेहरू जी ही अध्यक्ष बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके नाम को प्रपोज किया था। ये इस झूठ को भी समझना होगा। कभी भी उनके बीच में इस तरह का कोई वो नहीं हुआ। तो उन सारे मिथ्याओं के बीच में हमें समझने की जरूरत है। और उसके बाद लास्ट जो भाषण दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना भोपाल में, उस भाषण में उन्होंने कहा है कि महात्मा नेहरू को हमारा नेता बना करके गए थे। मैं अशेष जीवन उन्हीं के अधीन मेरी सेवाएं हैं और समर्पित रहेंगी, उनके प्रति मेरा वफादारी रहेगी। मैं स्वस्थ नहीं हूं, लेकिन जब तक जी सकूंगा तब तक उनके लिए काम करूंगा। ये भोपाल में उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड है। मैं कोई ऑन रिकॉर्ड के अलावा बात नहीं करूंगा। जो उन्होंने PSUs और दूसरी चीजें बनाई, इस देश के 36 करोड़ की आबादी में से उन्होंने 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था। आप समझ सकते हैं, सिर्फ इतने समय में। इसके बाद में उन्हीं की नीतियों का फल है कि आज आप पूरे विश्व में सुरक्षित हैं। लोग कहते हैं कि तिब्बत मसले में उनकी चूक के कारण हमें बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तिब्बत हमारे लिए चीन के साथ में एक बफर जोन था, और जब तिब्बत पर चीन काबिज होने की कोशिश कर रहा था तो दलाई लामा को शरण दे करके उन्होंने जिस तरह से किया, पूरे विश्व में एक चीज प्रस्तुत कर दी थी कि चीन अधिनायकवादी नीति अपना रहा है, जिसके कारण ये सारी समस्या और बढ़ने वाली है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर के सारे आए, और उसी का नतीजा है आज तक चीन भले ही अपरोक्ष रूप से तिब्बत में काबिज है, लेकिन वो तिब्बत के जरिए हमारे ऊपर मशीनरी नहीं तान पा रहा है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वो भी भूल नहीं थी। भले हम चीन से लड़ने की स्थिति में नहीं थे, हमारे पास में ना संसाधन थे ना दूसरी चीजें थी,
हम दूसरों पे डिपेंड थे, लेकिन फिर भी हमने वो करके दिया कि जिसका नतीजा ये है, नेहरू के किए काम का ही नतीजा है कि 18 महीने के दौरान जो लाल बहादुर शास्त्री ने कार्य किया, उस कार्य में जो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, वो पंडित नेहरू के काम के बूते दिया गया। यह समझने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है कि लाल बहादुर शास्त्री को आखिर क्यों बनाया गया प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई तब भी आ गए थे कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और उस स्थिति में यह हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री को इसलिए प्रधानमंत्री बनाना है क्योंकि पंडित नेहरू के साथ में रहते हुए, उनके पीए रहते हुए, उन्होंने उनकी नीतियों और चीज़ों को समझा है और वो जानते हैं उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है। जब दोबारा लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद हुआ तो पहली बार इंदिरा गांधी हिंदुस्तान के इतिहास में चुनाव लड़ करके, सांसदों ने चुनाव किया था प्रधानमंत्री का, वोट पड़े थे और इंदिरा गांधी 162 वोट से जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी। पंडित नेहरू ने उन्हें कभी मंत्री नहीं बनाया। तो इन सारी बातों को समझने वाला है कि ना तो उन्होंने परिवारवाद को जन्म दिया, ना ही उन्होंने उन लोगों को किया। हाँ, जो योग्य थे वो चाहे जहां से आए हो, उस परिवार के 11 लोग शहीद हुए हैं अब तक, और आपको जानना चाहिए, चाहे उनके जीजा हो वो देश के लिए शहीद हुए, उनके बेटी के ससुर साहब वो इस देश के लिए शहीद हुए, इसके बाद में खुद उनकी बेटी जो है स्वतंत्रता संग्राम में बच्ची थी, बाल सेना बना करके उसने संघर्ष किया, वो भी जेल रही। उसके बाद में उसका पति जो था फिरोज जी, वो भी जेल में रहे और वो भी संघर्ष किए। उसके बाद में उनके दूसरे भाई जो थे वो भी जेल में रहे, उन्होंने भी किया। उस परिवार के 11 लोग शहीद हुए देश के लिए। आप समझ सकते हैं कि नेहरू वो थे। तो अब नेहरू के योगदान पर चर्चा करेंगे तो शायद इतना लंबा खिंच जाएगा कि अब फिर कुछ बचेगा नहीं, इतना वक्त नहीं है, इसलिए बस यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अजय भाई, बहुत विस्तृत चर्चा की आपने नेहरू जी के जीवन के बारे में, जहां आपने बताया कि उनके सरदार पटेल के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जिसका एक भ्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में फैलाया जाता है। वहीं आपने उनका योगदान विज्ञान के प्रति, विज्ञान को बढ़ाने में, देश को बनाने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी क्या नीतियां थी, उसके बारे में आपने बड़ी विस्तृत चर्चा की। आपने ठीक कहा कि नेहरू जी के बारे में बोलना हो तो दिनों दिन आप बोल सकते हैं, और जिस तरह का आपको मैं समझता हूं एक्सपीरियंस है और जिस तरह की आपके अंदर जो आपको ज्ञान है, वो हम फिर किसी समय जरूर यहाँ पर एक संगोष्ठी और बुलाएंगे और उसके अंदर आपकी बातें सुनेंगे, क्योंकि आज चर्चा का विषय हमारा नेहरू जी का है। और ठीक कहा आपने कि नेहरू जी को चंडीगढ़ तक सीमित नहीं किया जा सकता, वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे। आज मैं चंडीगढ़ से हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, जो अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं और गांधी परिवार के साथ भी बहुत करीब से इन्होंने काम किया है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए, चावला जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि राजनीतिक सूझबूझ के मामले में नेहरू जी की राजनीतिक सूझबूझ क्या थी, क्या उनकी राजनीतिक सफर रहा है, किस तरह से उन्होंने देश को बनाने का काम किया। आखिरी वक्ता आप होंगे, आप इसके बारे में आप अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद लक्की जी। मेरे से पहले बोलते हुए प्रोफेसर साहब ने, मनीष जी ने और खासकर अजय प्रकाश शुक्ला जी ने नेहरू जी के पूरे व्यक्तित्व के बारे में जो बातें कही हैं, उसके सुनने के बाद अगर गहराई से देखें तो मुझे नहीं लगता कि आधुनिक युग में कोई ऐसा इंसान राजनीतिक के रूप में पैदा हो सकता है। शुक्ला जी ने जो बातें कही, शायद कुछ बातें हमें भी नहीं पता था। उपराष्ट्रपति वाली बात शायद कभी चर्चा में नहीं है, कभी आई, एक नई बात पर लगी है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं जिसका नाम नेहरू जी के साथ जुड़ा है। मुझे याद है, मैं हालांकि इस उम्र के बच्चे को बहुत कुछ ध्यान में नहीं रहता, मैं दूसरी या तीसरी या चौथी क्लास में हूँगा जब नेहरू जी चंडीगढ़ आए थे। 22 सेक्टर में मैं खालसा मॉडल स्कूल में पढ़ता था और उसी चौक से नेहरू जी ने निकलना था, तो सारे स्कूलों के बच्चे इकट्ठे करके हाथ में हमारे तिरंगा दे के चौक पे खड़ा किया था कि नेहरू जी को वेव करना है। और
उस समय था, उस वक़्त चाइना की लड़ाई ख़त्म हुई थी और नेहरू जी थोड़ा दबाव में भी थे, लेकिन उनकी एक लोकप्रियता उस वक़्त भी इतनी थी कि 22 सेक्टर के उस चौक पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। हम छोटे छोटे बच्चे वेव कर रहे थे। वो झलक इसलिए याद है कि कई साल तक हमने उसको याद रखा कि हमने नेहरू जी के लिए तिरंगा झंडा दिखाया है, वरना दूसरी तीसरी के बच्चे को वो याद नहीं रहता। और ये भी याद है कि नेहरू जी किस तरह गाड़ी से उतरे। इम्पाला गाड़ी थी, खुली गाड़ी थी, उस वक़्त ये सिक्योरिटी वाली बातें नहीं होती थी। उतर के वो बच्चों के पास आए, हमारे पास आके हर बच्चे से मिले और जवाहरलाल नेहरू नाम नहीं लेते थे लोग, चाचा नेहरू कहते थे। हम भी यही चाचा नेहरू जिंदाबाद यही सब नारे लगते थे। और ये उनकी लोकप्रियता का एक मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि हम तो छोटे बच्चे थे, चाचा नेहरू कहते थे, हमारे दादाजी भी चाचा नेहरू कहते थे, हमारे पिताजी भी चाचा नेहरू कहते थे, हमारी माताजी भी चाचा नेहरू कहती थी। तो ये बात बहुत छोटी है, लेकिन इसमें अगर गहराई से जाएं तो कितना लोकप्रिय नेता होगा जो हर पीढ़ी का, जो उससे बड़े भी हैं उम्र में, वो भी उनको चाचा कह के बुलाते थे। आधुनिक भारत में महात्मा गांधी के बाद ऐसा कोई नहीं हुआ उनको सबने बापू कहा, इन्होंने सबने चाचा कहा। मुझे 2003 में मेयर बनने का जब मौका मिला तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि वो नेहरू जी की कुछ स्मृतियां जिंदा की जाएं जो उनकी चंडीगढ़ के साथ जुड़ी हुई है। मैं कुछ लोगों से मिला, नेहरू जी कब आए, यहाँ आने का भी डेट में भी फ़र्क था कि नेहरू जी ने कब इसका नींव पत्थर रखा। पहले हमारे दिमाग में था कि नेहरू जी ने नींव पत्थर रखा, बाद में पता लगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से ये नींव पत्थर रखाया गया था। नेहरू जी आए थे पहले 2 बार, और वो सबसे जगह जो मिली मुझे, जिसके तरफ चंडीगढ़ प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया, वो 9 सेक्टर का लिली गार्डन था, आज भी है। वहाँ पर आज भी एक स्टेज बनी हुई है और एक ओपन हैंड का वो निशान है, वो मैंने बनवाया था नया, बहुत बुरी हालत में था। वहाँ नेहरू जी ने खड़े होकर दूरबीन के साथ कहते सर्वे किया था कि चंडीगढ़ की रूपरेखा कितने लंबाई चौड़ाई होगी, कहाँ तक जाके हम बनाएंगे। वो चीज़ें मुझे आर्ट कॉलेज से मिली। फिर मैंने वो लिली गार्डन में एक बहुत स्टेट लेवल का फंक्शन किया। उस वक्त के राज्यपाल मुझे याद है वो भी वर्मा थे, उनको मैंने बुलाया। उस वक्त कुछ अच्छे स्पीकर मैंने वहाँ बुलाए, उन्होंने कुछ बातें ऐसी नेहरू जी के बारे में बताई जिससे ज्ञान की बढ़ोतरी हुई। एक तो सबसे बड़ी जो उनमें खूबी थी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान उससे बड़ा कोई नहीं कर सकता। आज एक पार्टी सत्ता में है, जब सत्ता में चुनाव लड़ रही थी तो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। ये घमंड का नारा है, लोकतंत्र में कभी नहीं होता। और जिस नेहरू जी की तस्वीर को हटा के उनकी याद में डालना चाहते हैं, उसी नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में हारने के बावजूद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो हमारी पार्टी में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, जो जनसंघ के थे, उनको अपना कैबिनेट मंत्री बनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर जी को बनाया था, जो हमेशा उनके क्रिटिक होते थे बातों। तो ये लोकतांत्रिक मूल्य आज के किसी नेता से बहुत उम्मीद नहीं की जाती। आज तो ये हालत हो गई है कि अगर आपका विरोधी चुन के भी पार्लियामेंट में चला गया है तो उसको पार्लियामेंट से कैसे बर्खास्त करना है, इस बात की साजिश की जाती है। तो ये नेहरू का मुकाबला नहीं कर सकते। चंडीगढ़ जब ये बसाया, क्यों बसाया, इसके पीछे भी मुझे एक पंजाब के राजनीतिक ने कहानी सुनाई कि जब पार्टीशन में लाहौर पंजाब की राजधानी पाकिस्तान में चला गया तो यहाँ की जो पंजाबी लीडरशिप थी वो नेहरू जी से थोड़ा नाराज हुई कि हमारी राजधानी जो है वो लाहौर चली गई, पंजाब को बिना राजधानी के इधर वाला पंजाब मिला है। तो उस वक्त नेहरू जी ने शब्द कहे थे कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको ऐसी राजधानी दूंगा जो लाहौर को लोग भूल जाएंगे, और वो राजधानी ऐसी होगी जो इस बात का सिंबल होगी कि आने वाला भारत कितनी तरक्की करेगा। सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो चंडीगढ़ का उन्होंने नाम दिया था।
कि ये चंडीगढ़ होगा। सौभाग्यशाली हम हैं कि हम सब ने, मेरे जैसे लोगों ने यहाँ जन्म लिया। पार्टीशन के बाद जो हालात, हमारे पंजाबी जो वहाँ से माइग्रेट होके आए थे, वो जो आए हैं, जो हम अपने परिवारों से अपनी सुनते हैं कहानियाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस वक़्त नेहरू जी ने जिस ढंग से उस आबादी को संभाला, कैसे डॉक्टर रंधावा जैसे IAS ICS अफसर यहाँ निकाले, जिन्होंने दिल्ली में और बाद में चंडीगढ़ में भी उन माइग्रेट के लिए इतना काम किया है। आज भी हमारी पीढ़ी उनकी ऋणी है, और वो नेहरू जी की चॉइस थी, डॉक्टर रंधावा, किसी और की नहीं थी वो। अब बातें इतनी हैं, शुक्ला जी ने बहुत लंबी चौड़ी बात कर दी, इसके बाद बोलने की गुंजाइश बहुत कम है शुक्ला जी। लेकिन क्योंकि मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ, शहर बसा दिया, प्लान सिटी बनाया, दूरदृष्टि क्या थी जिसका आज सबूत है। आज पानी हम उसी भाखड़ा नहर का पी रहे हैं। अगर वो भाखड़ा ना बनाते तो आज चंडीगढ़ प्यासा होता। ये कहते हैं दूरदर्शी वाला नेता। भी शहर तो बना दिया, यहाँ बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज भी चाहिए। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस शहर में हैं जिस शहर के PGI में गल्फ कंट्री इलाज कराने आते हैं। कुछ समय था हमें बाहरले मुल्कों में जाना पड़ता था कि कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। ये उनकी दूरदृष्टि थी। उसके बाद सरदार प्रताप सिंह कैरो ने जिस तरह एम्स का जिक्र किया है, आज एम्स के बराबर अगर कोई दूसरा नंबर कहीं देश में आता है तो वो PGI है। तो ये जो चीजें हमारे सामने हैं, और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, पटेल साहब ने बात की, आज हम कोई एजुकेशन करते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, कोर्ट अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तारी नहीं कोर्ट अरेस्ट। अगर 5-6 बज जाते हैं तो वर्कर दौड़ना शुरू कर देते हैं कि कहीं जेल तो नहीं ले जाएंगे, और पता भी है कि शाम को छूट के आ जाना है। लेकिन आप एक अंदाजा लगाइए, जिस शख्स के कपड़े उस वक्त कहते थे कि पेरिस से धो के आते हैं, जिसके पिताजी रोज एक थाली सिक्कों की भर के रोज अनंत भवन के बाद दान करते थे, वो शख्स राजनीति में आके जेल में चला जाए, और ये कोई गारंटी नहीं थी कि 1947 15 अगस्त को देश आजादी हो जाएगा। कुछ गारंटी नहीं थी, पता नहीं साल रहना है, 2 साल रहना है, 10 साल रहना है, 20 साल रहना है। इससे बड़ा शख्सियत क्या हो सकती है आज? आज तो राजनीति में हम एक दिन जेल जाने के बाद बायोडाटा में लिखते हैं कि मुझे टिकट दे दो क्योंकि मैं 2 बार जेल में गया। लिखते हैं ना, राजनीति में हमारा सबसे बड़ा जी मैंने इतनी कोर्ट अरेस्ट की। अब उनको देखिए, पंजाब के साथ नेहरू जी का कितना संबंध था। अगर आपने किसी ने देखना तो प्रजामंडल की एजिटेशन देखी। नेहरू जी ने आज़ादी के टाइम में प्रजामंडल की मूवमेंट को पंजाब में आके, यहाँ पे आके उसके लड़ाई लड़ी थी, और महाराजा फरीदकोट ने और नाभा ने उनको घोड़े के साथ बांध के इस बाजारों में घुमाया था। वो शख्सियत थी नेहरू जी। आज लोग कह रहे हैं, क्योंकि एक दौड़ है आज के प्रधानमंत्री में कि मैं उनकी लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी करूं। ये नहीं होता कभी। अगर उनको भुलाना है तो उनसे लकीर बड़ी करो, उतने बढ़िया काम करके तो दिखाओ। कुछ नहीं कर पा रहे आप। लेकिन इस बात में मैं इसको जलन बोलता हूं, राजनीतिक जलन। और उसके नमूने अकेले ये तस्वीर नहीं है कि तस्वीर हटा रही है। हर कोशिश की जा रही है, सड़कों के नाम बदलिए जा रहे हैं, बिल्डिंगों के नाम बदले जा रहे हैं, नेहरू सेंटर को तंग किया जा रहा है, इंदिरा जी संस्थान को खत्म किया जा रहा है, 3 मूर्ति भवन की जाके उसकी यादें मिटाई जा रही हैं। लेकिन जो इंसान किसी के दिल में बस जाता है उसको कभी नहीं मिटाया जा सकता। वो जिंदा रहेगा। जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक नेहरू जी का नाम रहेगा। जब तक ये चांद सितारे रहेंगे नेहरू जी का नाम इस दुनिया में लोग लेते रहेंगे। समय ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। धन्यवाद लक्की जी आज के इस विषय को लेने का लिए, और सबसे धन्यवाद INC TV का जिन्होंने ये मौका दिया है कि हम 2 शब्द, बहुत छोटे हैं हम उस लायक ही नहीं शायद कि नेहरू जी के व्यक्तित्व पे जो बहुत ज़्यादा बात कर सके, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष चावला जी।
आपने जिस तरह से नेहरू जी के राजनीतिक सफर का, उनका चंडीगढ़ के साथ जुड़ाव, उनका पंजाब के साथ जुड़ाव, उनका जो राजनीतिक सफर रहा और जिस तरह का चंडीगढ़ को बनाने में उनका योगदान रहा, और उस इतिहास को आपने आज हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने एक बार फिर प्रत्यक्ष रूप में लाकर खड़ा कर दिया। सचमुच में बहुत सराहनीय। आपने आज हमें बहुत सी ऐसी बातें बताई जो सचमुच में सराहनीय हैं। मैं सारे पैनल का, जो हमारे साथी हमारे बीच में आज आए, और आईएनसी टीवी का खास तौर पर धन्यवाद करता हूं, जिसने मौका दिया एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने ना सिर्फ देश को बनाने का काम किया, बल्कि ऐसे सुंदर शहर चंडीगढ़ की नींव रखी जिसके आज हम सब निवासी हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू जी का। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं अंत में कहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द आपको सुनाता हूँ। क्या उन्होंने कहा था? आज एक सपना खत्म हो गया, एक गीत खामोश हो गया, एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई है। यह एक ऐसा सपना था जिसने भूखमरी भय डर नहीं था। एक ऐसा गीत था जिसमें गीता की गूंज थी तो गुलाब की महक थी। यह चिराग की ऐसी लौ थी जो पूरी रात जलती थी। हर अंधेरे को इसने सामना किया, इसने हमें रास्ता दिखाया और एक सुबह निर्वाण की प्राप्ति कर ली। मृत्यु निश्चित है। आगे लिखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, कहते हैं कि शरीर नश्वर है, वह सुनहरा शरीर जिसे कल हमने चिता के हवाले किया उसे तो ख़त्म होना ही था, लेकिन क्या मौत भी इतने धीरे से आना था? जब दोस्त सो रहे थे, गार्ड भी झपकी ले रहे थे, हमसे हमारे जीवन के अमूल्य तोहफे को लूट लिया गया। आज भारत माता दुखी है, उन्होंने अपने सबसे कीमती सपूत को खो दिया। मानवता आज दुखी है, उसने अपना सेवक खो दिया। शांति बेचैन है, उसने अपना संरक्षण खो दिया। आम आदमी ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, पर्दा नीचे गिर गया है। मुख्य किरदार ने दुनिया के रंगमंच से अपनी आखिरी विदाई ले ली है। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की राजनैतिक विरासत हमारी प्रेरणा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू, गौर कीजिएगा उनके शब्दों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत के लोकतंत्र में अहम योगदान है। सवाल ये उठता है कि ICHR ऐसी गलती कैसे कर सकता है कि पूरी तस्वीर में जिसने आज़ादी की सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उस शख्स को, उस सितारे को उस पोस्टर में नहीं रखा। उम्मीद है ये गलती दोबारा ICHR नहीं करेगा। इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता और इतिहास कभी भी पंडित नेहरू को भुला नहीं सकती। इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए INC TV। नमस्कार।